जय एंड वेलकम टू माय चैनल कैरियर पावर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेटिकर साहब के तीसरे किंगडम के बारे में, जो कि है किंगडम फंगी। इससे पहले हम लोगों ने मोनेरा के बारे में बात किया था और प्रोटिस्टा के बारे में बात किया था। तो एक क्विक रिवीजन टाइप्स कर लेते हैं। मोनेरा कैसा था? मोनेरा था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब उनके न्यूक्लियस जो थे वो डेवलप्ड नहीं थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था उन लोगों में। तो उनके जेनेटिक मटेरियल कैसे थे? नेकेड, और साइटोप्लाज्म में नेकेडली फ्लोट करते थे। उनमें 70s राइबोसोम होता था। एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेडबर्ग कांस्टेंट, नीट में पूछा हुआ सवाल है। देखिए इसके बाद फिर इसके बारे में हम लोग आगे फर्दर पढ़े थे। यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद फिर हेलोफाइल्स, मेथेनोजेंस वगैरह के बारे में हम लोग देखे थे। थर्मोसिडोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं, सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो इसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था। ठीक, उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि कहीं किसी और किंगडम में नहीं रख सकते उसको, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स, युग्लिना युग्लिनॉइड्स जो होते हैं उनको कहीं और नहीं रख सकते। कुछ यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स को भी रखा गया था उसमें। ठीक, डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में हम लोग ने पढ़ा था जो रेड टाइड काउज करते हैं। ये याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था यूग्लिना के बारे में, किस टाइप का होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। वो लोग फोटो लाइट सेंसिटिव या फोटो सेंसिटिव होते हैं। उनमें फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलम में कैसा अरेंजमेंट होता है, 9+2 का माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट होता है। ठीक, इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे कंपोज होता है? एक प्रोटीन से कंपोज है जिसको हम लोग ट्यूबुलिन कहते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है रिवीजन, तो आप मेरे पहले वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट तैयार है इसका क्लास 11 का। और आप अगर अभी से पहले के वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ करके देखिए। और एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है किसी भी टीचर के लिए, अगर आप वो यूट्यूब जैसे एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है तो एटलीस्ट अप्रिशिएट करने के लिए आप इस पे लाइक कमेंट और शेयर वगैरह करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट तो वगैरह तो दूर की बात है, लाइक और व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, एज एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन से भी कम आ रहे हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो सामने वाला टीचर भी ऑब्वियसली डिमोटिवेट होता है। बंदा इतना मेहनत कर रहा है, मेहनत से इतना कंटेंट तैयार कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिल रहा है, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए उसको। और अपना अप्रिशिएशन दिखाने के लिए इसको कम से कम थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल के ये पावर को। ठीक, तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं फंगी के बारे में। फंगी जो है वेटिकर साहब के किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का तीसरा किंगडम है। और ये बहुत ही वास्ट किंगडम होता है। ये भी ओमनी प्रेजेंट होता है, लेकिन बैक्टीरिया जितना ओमनी प्रेजेंट नहीं होता है। इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। हम लोग अभी इस बारे में बढ़िया से बात करेंगे। फंगी जो, अगर आप मोटा मोटी समझे, आपको डैंड्रफ होता है ना, वो डैंड्रफ क्या है? फंगस है। ठीक, वो डैंड्रफ क्या है? फंगस है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज हम लोग क्या क्या इसमें कवर करेंगे। आज जो हम लोग देखेंगे वो फंगी के बारे में क्या होते हैं, पहले जनरल इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है। उसके बाद फिर उसके कैरेक्टर, कुछ एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उस पर ध्यान देंगे। मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे स्लाइड्स में आपको दिक्कत आ रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख वाला बात है, क्योंकि मेरे स्लाइड में आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये इतना तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए, और ये बोर्ड के लिए मोर देन इनफ है। 11th के बोर्ड के लिए मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको। ठीक, मैंने बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें कंटेंट दिया है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का कुछ प्रिपरेशन हो जाए उस कदर भी। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता है, कुछ चीज़ें नहीं है, तो आप प्लीज़ करके एक बार फिर से वीडियोस को देखें। नहीं समझ में आ रहा है तो रिवाइंड करके देखें वीडियोस को। फिर भी नहीं आ रहा है डाउट के लिए आप कमेंट कीजिए, तो मैं एक डाउट के लिए भी वीडियो डाल दूंगा। जो भी डाउट मोस्ट कॉमन होंगे मैं उसको सेलेक्ट करके, या फिर लिमिटेड डाउट होंगे, 10-15 डाउट होंगे, तो एक एक करके टॉपिक में इसको फिर से बता दूंगा। तो इंटरेक्ट कीजिए अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो, जैसे कि इंटरेक्शन बनाओ तो सामने वाला टीचर भी एक तरह से मोटिवेट रहता है। कुछ उनको भी मतलब एक आइडियाज आते रहते हैं, वो भी अपने अपना 100% देना चाहता है। ठीक ना? तो शुरू करते हैं आज आज का टॉपिक, किंगडम
फंगस। फंगस पहले तो जान लीजिए कि कैसे कैसे होते हैं, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन इनका पहले हम लोग देखते हैं। फंगस जो होते हैं, ऑब्वियसली नन ग्रीन प्लांट के बारे में आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, नन ग्रीन प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, हाँ वही है फंगस। नन ग्रीन प्लांट है, प्लांट इसीलिए है क्योंकि इसमें सेल वॉल होता है। अब याद कीजिए स्लाइम मॉल्ड्स के बारे में, उसके वेजिटेटिव फेज में उस पे सेल वॉल नहीं होता था, जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में जाता था अपना, तो उसके स्पोर्स में सेल वॉल होता था सेल्यूलोज से बना हुआ। तो अब सेल वॉल उसके वेजिटेटिव फेज में नहीं है, तो उसको हम लोग फंगी में या प्लांट्स में तो रख ही नहीं सकते। तो कहाँ रखे कहाँ रखे, तो एक किंगडम ऐसा ही बनाया गया जो कहीं भी नहीं जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म कहीं भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कहीं पर भी प्लेस नहीं हो रहा है, उसको प्रोटिस्टा में डाल दो। तो मोस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ना उसका स्लाइम मॉल्ट का वो फंगस से मैच करता है, लेकिन वो एग्जैक्टली फंगस नहीं है, ठीक ना। वो अपने आप में एक यूनिक ऑर्गेनिज्म है। स्लाइम कहने का मतलब ये होता है कि चिकना, वो कुछ चीज़ों जो सड़ते करते चीज़ है, मतलब लिविंग मैटर जो है सड़ता गलता हुआ, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे वो पहले तो आ जाते हैं, उसके बाद फिर उसको चिकना स्लाइम बनाते हैं, इसलिए उनका नाम स्लाइम मॉल्स पड़ा है। हम लोग इसमें फंगस में भी मॉल्स पढ़ेंगे, वो अलग मॉल्स होगा, ठीक ना। वो फंगस वाला मॉल्स होगा, उसमें सेल वॉल होगा, ठीक। हाँ, तो फंगस के बारे में अपन बात करते हैं। फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए इसको ए क्लोरोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ए क्लोरोफिलस। टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी, ठीक ना। जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते आए हैं, तो मैंने कैरियोटिक का मतलब बताया था। कैरियोन कहीं पर भी दिखे ना तो रिलेटेड टू नहीं, अभी पता चलेगा वो कैसे होता है, ठीक। कुछ कुछ टर्म्स आपको याद होना चाहिए, टर्म से ही आधा से ज्यादा चीज पता चल जाएगा कि ये किस बारे में है, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। ये चीज एक बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट को आना चाहिए, तो टर्म्स आर इम्पोर्टेंट। तो ए क्लोरोफिलस मतलब कि उसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं, तो क्लोरोफिल नहीं होते तो ऑब्वियसली ये लोग प्रोड्यूसर नहीं होंगे, यानी कि ये लोग फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक। नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? हेटरोट्रॉपिक नेचर के होंगे ये, ठीक ना। तो सारे फंगस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ठीक। तो वही बात मैंने बोला कि ये हेटरोट्रॉपिक नेचर का है। ये स्पोर प्रोड्यूसिंग है, इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इवन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, और एसेक्सुअल में भी एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। स्पोर फॉर्मेशन से इनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। इसके बाद ये लोग यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक हैं इसका मतलब कि इनका न्यूक्लियस जो है ये वेल डेवलप्ड होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे, ठीक। कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल इनमें थोड़े से यूनिकली प्रेजेंट रहते हैं, इसमें बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि डिफरेंट टाइप का स्टोरिंग करते हैं। इसके बाद फिर इनमें जो गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट रहते हैं वो सिंगल क्रिस्टनी का प्रेजेंट रहते हैं, ठीक ना। एक ही उसमें क्रिस्टनी होता है, ये इस टाइप का एक ही बना हुआ होता है, ठीक। लेकिन बाकी सब में कैसा होता है? ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक ना। देखा ही होगा आप लोगों ने, लेकिन इसमें बस एक ही टाइप, एक ही सिस्टनी होता है, यूनिसिस्टनी कहते हैं इसको। उसके बाद फिर फंगस जो इंक्लूड करता है ईस्ट, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे ईस्ट, ठीक ना। बेसिक सा फंगस है ईस्ट, मॉल्ट और मशरूम, ठीक। ईस्ट यूनिसेलुलर है, मशरूम जो है वो मल्टी सेलुलर है। देखिए मॉल्ट जो है ना, वो आपको नेकेड आई से दिख सकता है जब उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, जब एक जगह बहुत सारे यूनिसेलुलर मॉल्ट्स आ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, तो हम लोग को नेकेड आई से वो दिखता है। वैसे है वो यूनिसेलुलर, ठीक ना। अब बात करते हैं कि फंगस जो है वो यूनिसेलुलर ईस्ट से लेके, यूनिसेलुलर ईस्ट से लेके मल्टी सेलुलर हाईली कॉम्प्लेक्स इडेबल मशरूम तक है। बहुत सारे मशरूम ऐसे होते हैं जो नॉन इडेबल होते हैं, मैक्सिमम नॉन इडेबल होते हैं। कुछ कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो इडेबल होते हैं, उनका फार्मिंग अलग किया जाता है, ठीक ना। उनको कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है बहुत सारे, ठीक। और बहुत सारे नॉन इडेबल मशरूम होते हैं, जैसे कि सॉरी टॉड स्टूल, ठीक ना। इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन कहने का मतलब एक टाइप से ओमनी प्रेजेंट ही हुआ, लेकिन ये वहां ओमनी प्रेजेंट रहेंगे, वहां पे प्रेजेंट रहेंगे जहां पे लाइफ पॉसिबल है। अब ये वोल्केनो के अंदर नहीं रहेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया रह सकते थे, ठीक। सल्फर जहाँ पे बहुत ज्यादा है वहां पे भी बैक्टीरिया है, लेकिन वहां पे ये मे भी नहीं हो पाएगा फंगस, ठीक। वार्म और ह्यूमिडिटी चाहिए। एग्जाम्पल देंगे अभी अपन सब कुछ बढ़िया से करेंगे, ठीक ना। लेकिन
ये जहां जहां मोस्ट ऑफ अर्थ के पार्ट में फंगस प्रेजेंट है, ठीक ना। फंगस सब जगह है, जहां भी लाइफ पॉसिबल है, थोड़ा सा भी एकदम इतना सा भी चांस है कि लाइफ पॉसिबल है, वहां पे ये प्रेजेंट है, ठीक ना। अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास फंगस नहीं है, आपके आसपास भी फंगस है, वो यूनिसेलुलर है, आपको नहीं दिख रहा है। इवन आपके शरीर के अंदर भी फंगस है, ठीक ना। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो तुरंत निकल जाएंगे, आपको वो रैशेज होने लगते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये एंटी फंगल क्रीम लगाइए, इससे फंगस चल जाएगा, ठीक। एक बार आपको फंगस हो गया, ठीक ना, तो वो आप मतलब किसी तरह से भी 100% खत्म नहीं कर सकते, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक। वो इनएक्टिव हो जाता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आप दीजिएगा फिर से एक्टिव हो जाएगा। उदाहरण, बिना एग्जाम्पल का कोई बात नहीं होता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक ना। तो उदाहरण के तौर पे डैंड्रफ जो है अपना अम, ये है क्या बोलते हैं, फंगस है। डैंड्रफ फंगस है, एक बार जाता है फिर आ जाता है, फिर जाता है फिर आ जाता है, होता है ना। क्यों होता है याद कीजिए। अब बोला जाता है कि ये आज ये डे है बाल मत धो, आज वो डे है बाल मत धो। लड़कों का क्या है कि बाल वो धो लेते, ठीक ना। अब लड़कियों का अलग होगा, हमको तो आइडिया है नहीं, लेकिन बाल को धोना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे सर से नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हल्का सा बाल गर्म होता है, मतलब सर थोड़ा सा हल्का सा गर्म होता है, पसीना आता है, वेट हुआ, वार्म हुआ, जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ा, थोड़ा सा वार्म हुआ, ठीक, भाई साहब डैंड्रफ ही डैंड्रफ, फिर डैंड्रफ ही डैंड्रफ। ये क्या हुआ, ये फेवरेबल कंडीशन हुआ किसके लिए, फंगस के लिए। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिला, तुरंत वो भाई दनादन स्पोर फॉर्मेशन, तुरंत 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 फैल गए। वो होते वहीं पे है, आपके ब्लड के अंदर भी, ठीक ना। अब उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा है, तो वो अ, बाहर नहीं आ रहे हैं, जैसे ही मिला तुरंत आ गए बाहर। अब भाई साहब ये बहुत खतरनाक चीज भी होते हैं, इनसे बहुत सा इन्फेक्शन होता है। आजकल मिक्रोमाइक्रोसिस के बारे में आप लोग सुना ही होगा, ब्लैक फंगस, ठीक। अब वो फेटल होते हैं, वो डेडली होते हैं, वो इंसान की जान ले लेते हैं, ठीक। तो फंगस मतलब ऐसे तो बोलने के लिए हम लोग इसको बहुत इग्नोर करते, बोलते खा भी लेते हैं अपन, ठीक ना। फंगस को हम लोग एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं, पेनिसिलियम, ठीक। लेकिन यही है कि इसको अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जब भी कोई फंगल आपको दिखे कि इन्फेक्शन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, ठीक ना, कुछ रैशेज आ रहे हैं, तो आप तुरंत एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन के डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ठीक। तो ये मोस्ट एविडेंट होते हैं वार्म ऑफ ह्यूमिड एरिया में, जैसे जैसे कि मैंने बताया, सर आप धोइए मत, थोड़ा सा गंदा, थोड़ा सा सर हुआ, ठीक, और थोड़ा सा गर्म हो गया सर, और उसके बाद पसीना आ गया सर के अंदर, स्कैल्प्स दो होते हैं, स्कैल्प्स, ठीक। स्कैल्प में जैसे ही थोड़ा सा पसीना हुआ, और गर्म होगा तभी पसीना आएगा, पसीना आया, गर्म तो है ही, ह्यूमिड और वार्म कंडीशन मिल गया, ये तुरंत फैल गया। फंगस ऐसे फैलते हैं, समझ में आया। एक और जाते जाते सलाह, कि हमेशा कंघी, कॉम जो होता है, टॉवल जो होता है, ये अपना यूज कीजिए, अपने घर पे भी, किसी और का मत रखिए, अपना सेपरेट रखिए, तो फंगस ऐसे ही फैलता है, ठीक ना। ये बस सलाह है, मानना ना मानना आप पे है, ठीक। यहाँ तक अपन क्लियर है, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब थोड़ा सा इस पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पे बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक का सबसे पहला, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, ठीक। यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है ये वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस करने का मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहेंगे। 80s राइबोसोम होगा, ठीक ना, जिसमें 50-40 रहता है, तो 90 नहीं होता है, डजेंट मैटर। दो सब यूनिट बताया था मैंने, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है किसी भी राइबोसोम में। राइबोसोम किस काम आता है, प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आता है। या तो राइबोसोम फ्रीली साइटोप्लाज्म में होगा, और मोस्टली राइबोसोम अटैच होता है किससे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये सब नाइन्थ में आप पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दूं, और हम लोग को एक बार फिर ये साइटोलॉजी में पढ़ना है। घबराइए मत, अगर आपको नहीं आता है तो अपन पढ़ेंगे इसको, लेकिन कुछ कुछ टर्म जो मैं बोल रहा हूँ उसको कोशिश कीजिए कि लिख लेने का पॉइंट वाइज ही, बस टर्म्स ही, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, इतना लिख लीजिए, याद रहेगा, ठीक। अगर आपको नहीं आता, सोचिए, सुन लिए, याद रह जाएगा। ये मूवी है, आज देखिएगा, कल भूल जाइएगा, पक्की बात। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सेल वॉल
काइटिन से बना हुआ होता है। अब बहुत जगह मैंने देखा है कि लोग इसको किटिन किटिन कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई साहब। मेरे टाइम पे हम लोग को जब इंट्रोडक्शन मिला फंगस के बारे में, 9th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, तो 80% बच्चे इसको किटिन किटिन पढ़ रहे थे। 80% बच्चे, ठीक ना। तो तभी हम लोग को बताया गया था कि बेटा ये किटिन तो होता नहीं, ठीक ना। कुछ भी कर लो, ये किटिन होता नहीं है, ये काइटिन होता है, जिसका दूसरा नाम फंगल सेलुलोज भी होता है। इसका अगर कंपोजिशन देखिए, ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक। मोस्टली ये कॉम्प्लेक्स शुगर है जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक। अगर हम लोग एग्जैक्टली बात करें तो ये एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन से बना हुआ होता है, ठीक। एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन से बना हुआ होता है। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप बस नाम याद रखिए कि फंगस का सेल वॉल किससे, काइटिन से बना होता है। मोस्ट ऑफ फंगस का सेल वॉल काइटिन से बना होता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक ना, कुछ एक्सेप्शंस हैं, आगे हम लोग देखेंगे। जैसे कि प्लांट में रिजर्व फूड को क्या कहते हैं, स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व रिजर्व फूड होता है। लेकिन यहाँ पे जो रिजर्व फूड होता है वो ऑयल और ग्लाइकोजन होता है। हम लोग में भी, इन ह्यूमंस भी रिजर्व फूड जो होता है वो ग्लाइकोजन होता है। और कहाँ ये स्टोर होता है, ह्यूमंस में कहाँ स्टोर होता है ग्लाइकोजन, लीवर में स्टोर होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सॉरी, ये रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक ना। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक भी है, ठीक ना। लेकिन 80 से 85% जो फंगस होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, जहां पे डेड एंड डीके मटेरियल इनको दिखा, पहुंच गए डिकम्पोजर्स की तरफ, ठीक ना। तो ये ऐसे होते हैं। इसके इनमें तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक ना। एक तो वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग वगैरह। एक एसेक्सुअल, ठीक, कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर्स, जू स्पोर्स वगैरह से। उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि ओ स्पोर्स बना, एस्को स्पोर्स बना, बेसिडो स्पोर्स बना, ठीक ना। इनमें दो फेज होता है, ठीक है, वेजिटेटिव फेज होता है, एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक वेजिटेटिव फेज होता है, एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है, ये दो डिस्टिंक्ट फेज दिखाते हैं, ठीक। कहीं कहीं पे वेजिटेटिव फेज को ना एसिमुलेटिव फेज भी बोला जाता है, सही है वो भी, ठीक ना। सही है, वेजिटेटिव फेज, एसिमुलेटरी फेज या और रिप्रोडक्टिव, दो डिस्टिंक्ट फेज अपने पूरे लाइफ में दिखाते हैं। तो फंगस का जो बॉडी होता है ना वो चेंज हो जाता है। जब वेजिटेटिव फेज होता है तब अलग टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक। और जब उसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो अपना बॉडी स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। यहाँ तक कि उसके सेल भी ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक। तो जब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पूरा एकदम अब रेडी अपन रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक, उस वाले जो उनके बॉडी है उनको बोला जाता है होलोकार्पिक। क्या बोला जाता है, होलोकार्पिक, ठीक। और जब वेजिटेटिव फेज में रहते हैं, ऐसी नॉर्मल फंगल बॉडी होता है, उसको यूकार्पिक बोला जाता है, याद रखिएगा। होलोकार्पिक रिप्रोडक्टिव फेज, यूकार्पिक कौन सा फेज, नॉर्मल वेजिटेटिव फेज, ठीक ना। होलोकार्पिक, HOLOCARPIC अगर लिख रहे हैं तो, यू कार्पिक EUCARPIC। तो होलोकार्पिक रिप्रोडक्टिव फेज, सॉरी रिप्रोडक्टिव फेज, और यू कार्पिक कौन सा फेज, वेजिटेटिव फेज। समझ में आया, ठीक। इसमें एक और बात आप लोग याद रखिएगा, माइटोसिस जो होता है सोमेटिक सेल में वो पूरा कैरियो काइनेसिस टाइप होता है। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल हम लोग में सोमेटिक सेल में माइटोसिस होता है तो पूरा एस फेज, जी फेज, एम फेज फॉलो करते हैं ना। सेल साइकिल पढ़ेंगे अपन, टेंशन मत लीजिए, पूरा सेल साइकिल में पढ़ना है। तो जैसे ही हम लोग में होता है एकदम प्रॉपरली सेल डिवीजन, उसी तरह से इनमें भी होता है प्रॉपर सेल डिवीजन, कुछ भी छूटता नहीं है, ठीक ना। कैरियोकाइनेसिस टाइप होता है। आगे बढ़े, ठीक है। अब सेक्सुअल साइकिल में अभी हम लोग डायग्राम से इसको समझेंगे। सेक्सुअल साइकिल में तीन चीजें होती है। पहले तो प्लाज्मोगैमी होता है, ठीक। प्लाज्मोगैमी के बाद ही जायगोट बनना शुरू होता है, ठीक। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, दो हैप्लॉइड सेल आते हैं, दो हैप्लॉइड सेल आते हैं और आपस में फ्यूज करते हैं और एक सेल बना देते हैं जिसके दो न्यूक्लियस होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड एक सेल बन जाता है, दो न्यूक्लियस वाला एक सेल बन जाता है प्लाज्मोगैमी के बाद, ठीक।
अब ये हैप्लॉइड क्या होता है? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो टाइप का सेल होता है। ठीक, हम लोग के शरीर में मोटा मोटी समझिए, हम लोग के शरीर में दो टाइप का, एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है, ठीक, एक सोमेटिक सेल, एक जेनेटिक सेल, ऐसे समझिए। सोमेटिक सेल क्या करता है? माइटोसिस करता है। और जेनेटिक सेल क्या करता है? मियोसिस करता है। ठीक ना? मियोसिस यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसका हाफ हो जाता है। हम लोग में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम? 46, 46। ठीक, जब वो मियोसिस करेगा तो वो सीधा आधा हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। तो हम लोग में ऐसा सेल होता है जिसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कौन सा होता है वो? स्पर्म का सेल। मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा या ओवम। तो वो क्या होते हैं? एग्स कहते हैं ओवम को, और स्पर्म होते हैं, तो वो हैप्लॉइड होते हैं। एन, ठीक ना? 23 यहाँ, 23 यहाँ, जब वो लोग मिलते हैं तब 46 बनाते हैं, तब वो डिप्लॉइड फिर से बन जाते हैं। तो डिप्लॉइड कहने का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स में होंगे, और हैप्लॉइड कहने का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में नहीं होंगे। इसी को पेयर में दिखाने के लिए हम लोग 2n यूज करते हैं। 2n स्टैंड्स फॉर डिप्लॉइड, एन फॉर हैप्लॉइड। ये कुछ कुछ बात है जो कि मैं पिछले क्लास में भी बताया था मैंने ये, ठीक, पिछले लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में भी बता रहा हूँ, याद रखिएगा। कैरियोगैमी, फिर आ गया कैरियोगैमी। देखिए कैरियो लिखा हुआ है तो फ्यूजन हो रहा है किसका? न्यूक्लियस का। कैरियो कहीं पर भी लिखा हुआ हो, ठीक ना, न्यूक्लियस आएगा। अभी एक और टर्म ऐसा बताने वाले हैं, धैर्य रखिए, वीडियो पूरा देखिए, एकदम मजा आएगा। कैरियोगैमी, इसमें क्या होता है? अब एक सेल बन गया लेकिन दो न्यूक्लियस है, अपन को दो न्यूक्लियस नहीं चाहिए, अपन को एक न्यूक्लियस चाहिए, ठीक ना? एक न्यूक्लियस चाहिए तो न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो गया। दो बात होता है, एक फ्यूजन होता है, एक फिजन होता है। ठीक, फ्यूजन में क्या होता है? मिलता है, मतलब चीजें जुड़ती हैं। ठीक, फिजन में क्या होता है? अलग होता है। FI वाला फिजन, चीजें अलग हो रही है, फ्यूजन जुड़ रही है। समझ में आ रहा है? तो कैरियोगैमी में क्या होता है? दो न्यूक्लियस फ्यूज करता है, एक न्यूक्लियस बनता है। फिर मियोसिस हो जाता है, फ्यूजन हो जाने के बाद वो डिप्लॉयड सेल बन, जायगोट बन जाता है। फिर मियोसिस होता है उसमें, और फिर चार हैप्लॉइड स्पोर्स निकलते हैं, और वो तब तक होते हैं एक सिस्ट के अंदर, तब तक होते हैं जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आता, स्पोर एंजिन फटता नहीं है, और फिर वो स्प्रेड नहीं होते स्पोर्स। समझ में आया? अब इसको एक बार फिर से समझेंगे डायग्राम के थ्रू, धैर्य रखिए। इसके बाद मैंने बताया था कि कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिनका सेल वॉल सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। जी हाँ, नाम याद रखिएगा दो, एक तो फाइथियम, एक फाइटोप्थोरा, ठीक ना? फाइटोप्थोरा, ये याद रखिएगा दोनों नाम, ठीक ना? कि ये हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन ही कह लीजिए, एक्सेप्शन है, ठीक ना? ये ऊसाइड्स होते ऊसाइड्स होते हैं। इसके बाद हम लोग हाइपी के बारे में बात करते हैं। ठीक, क्या होता है हाइपी? हाइपी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फंगी में। आप याद कीजिए 9th 10th में हम लोग जब फंगस पढ़े थे तो हाइपी देखे थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, वही बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक जगह मिल जाता है, ठीक, तो वो क्या फॉर्म करता है? माइसेलम फॉर्म करता है। क्या करता है? माइसीलियम फॉर्म करता है, सॉरी माइसेलम नहीं, माइसीलियम फॉर्म करता है। ठीक, तो हाइपी जो है वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो ए सेप्टेट भी हो सकते हैं और सेप्टेट भी होते हैं। अब सेप्टेट क्या होता है? याद कीजिए, कहीं पे सुना सुना नाम लग रहा है, नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम, अब आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं अपने साथ, आप बैठे हुए हैं, आप नाक पे देखिए, दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, दो नाक में छेद होते हैं। वो नाक में छेद, एक दीवार है बीच में नाक में, ठीक, जो कि दो नॉस्ट्रिल्स को अलग अलग करता है, वो दीवार क्या होता है? नेजल सेप्टम होता है। सेप्टम कहीं भी आए, हार्ट में भी आएगा सेप्टम, तो सेप्टम का मतलब ही होता है दीवार, वॉल, ठीक, वॉल, वॉल होता है, ठीक ना? तो हाइपी जो होता है वो एसेप्टेट भी हो सकता है, बिना सेप्टम वाला, बिना दीवार वाला होता है, ठीक, और सेप्टेट भी हो सकता है, दीवार वाला भी हो सकता है, ठीक ना? तो बिना दीवार वाला जो हाइपी होता है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड अगर हुआ तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक कहते हैं, ठीक ना? अब ये सिनोसाइटिक वर्ड का यूज आएगा जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक। और उसके बाद फिर मोस्ट फंगी, ये जो सिनोसाइटिक होते हैं ना, वो लोअर फंगी जो होते हैं वही सिनोसाइटिक होते हैं, लेकिन जो हायर फंगी होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ फंगी हायर फंगी ही होते हैं, ठीक, हायर फंगी जो होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, उनमें वॉल होता है, लेकिन जो ये वॉल है ना वो कंप्लीट नहीं होता, वो कंप्लीट नहीं होता, उसमें छेद होते हैं, पोरस होता है,
अगर वॉल होगा तो फिर न्यूट्रिएंट्स कैसे आएगा जाएगा इस पार से उस पार। तो न्यूट्रिएंट्स को जाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स किसके सहारे जाता है? साइटोप्लाज्म के सहारे जाता है। बुक्स में लिखा हुआ रहता है कि वो पोरस होते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। तो साइटोप्लाज्म में क्या ही ट्रांसपोर्ट होगा? न्यूट्रिएंट्स होगा, मिनरल्स होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे, जो भी नेसेसरी होगा जिंदगी के लिए फंगस के, तो वो सब होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैं बस बोलता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठिए, कुछ भी अगर आपको समझ में आए, ठीक ना, तो पॉइंट वाइज लिखते रहिए। इसका डिटेल जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, थैलोइड, थैलोइड के बारे में मैंने शायद बताया नहीं था, दिमाग से निकल गया। ये थैलोइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। थैलोइड कहने का मतलब थैलस से बने हुए होते हैं। थैलस कहने का मतलब सेल डिफरेंशिएशन नहीं होता है इसमें, ठीक ना। सेल डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसका मतलब कि इसमें आप, मतलब आप अगर एक इंसान को देखें तो आप बता सकते हैं कि इसका सर यहाँ है, हाथ यहाँ है, पैर यहाँ है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उसके बॉडी पार्ट्स को। लेकिन फंगस के आप बॉडी पार्ट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एक नॉर्मल को के आप बॉडी पार्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है फंगस में आप इसके बॉडी पार्ट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए इसको थैलस कहते हैं, थैलोइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखिए, ईस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म है ब्लास्टोस्पोर, ठीक। ये सूडोमाइसेलियम है, ये फिलामेंटस नहीं है, फिलामेंटस जैसा है लेकिन फिलामेंटस नहीं है। स्पेडिगस का नाम सुने होंगे आप, वही है, ठीक। ये सब जो देख रहे हैं ना, यही है कोनिडा। अभी बताया था ना मैंने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, किससे होता है? कोनिडिया से होता है। यहाँ पे देखिए, कोनिडिया से होता है, तो यही है कोनिडिया, ठीक ना। ये ऊपर वाला सब, ये भी एक टाइप का स्पोर है, ठीक। और अब एक तो ये होता है ईस्ट लाइक ब्लास्टोस्पोर और सूडोमाइसेलियम। एक होता है फिलामेंटस। अब फिलामेंटस का दो टाइप होता है, मैंने बताया था, एक सेप्टम के साथ, एक विदाउट सेप्टम के साथ, ठीक। तो सेप्टम के साथ देखिए, यहाँ पे दीवाल दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये सब दीवाल है, ठीक। लेकिन इसमें पोर्स, अब देखिए यहाँ पे कहीं पे दीवाल है? दीवाल नहीं है। तो इस जैसा दीवाल नहीं है, इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, तो इसको क्या कहेंगे? क्या करेंगे? क्या कहेंगे? इसको सिनोसाइटिक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? सेप्टा कहते हैं अपन, ठीक। सेप्टेट या सेप्टा, ठीक। इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा अब तक। आगे बढ़े, चलिए। अब इनके रिप्रोडक्शन पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। दो फेज में रिप्रोडक्शन हो सकता है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? स्पोर्ट्स से शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स थोड़ा सा जर्मिनेट किया, यानी कि बड़ा हुआ, ठीक ना। सीड का जर्मिनेशन देखे हैं, बेबी प्लांट जब आता है, उसी तरह से स्पोर्स भी थोड़ा जर्मिनेट करता है। स्पोर्स जर्मिनेट किया, माइसेलियम बना, ठीक। माइसेलियम बना, स्पोर जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके हाइपी बना, हाइपी का ग्रुप एक मिला, माइसेलियम बना। उसके इस ये स्पोर से माइसेलियम के बीच में इतना चीज हो रहा है, ठीक ना। माइसेलियम मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ हाइपी होता है, हाइपी मिलके माइसेलियम बनाते हैं। तो माइसेलियम बना। माइसेलियम के बाद फिर, ये तो माइसेलियम कैसा होता है पता है? ये माइसेलियम एन होता है, यानी कि डिप्लॉयड नेचर का होता है ये। यहां से एक और डिप्लॉयड सेल आएगा कोई, एन, ठीक। तो दो सेल मिलके यहाँ पे, दो एन सेल मिलके, ठीक, दो एन सेल मिलके यहाँ पे प्लाज्मोगैमी करेंगे। पहले फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, ठीक। फ्यूजन फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होने के बाद यहाँ पे हेट्रोकारियोटिक स्टेट होगा, यानी कि यहाँ पे दो, एक सेल लेकिन दो न्यूक्लियस, ठीक ना। ये न्यूक्लियस है। मेरे हाथ में अभी ये है, मतलब माउस है तो बढ़िया से बना नहीं पा रहा हूँ। ये न्यूक्लियस है लेकिन सेल एक ही हो जाएगा, तो हेट्रोकैरियोटिक स्टेज कहते हैं इसको, ठीक ना। तो हेट्रोकैरियोटिक स्टेज में आएगा, फिर यहाँ पे कैरियोगैमी हो जाएगा, यानी कि एक ही सेल होगा, एक ही न्यूक्लियस होगा। और अब ये कैसा हो जाएगा? डिप्लॉयड हो जाएगा, 2n टाइप हो जाएगा। 2n के टाइप हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? जायगोट कहेंगे। जायगोट होगा तो फिर ये यहाँ पे आके मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो इससे कितने? चार, एक दो तीन और चार, चार एन टाइप स्पोर्स बनेंगे। वही स्पोर्स फिर से जर्मिनेट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना हुआ तो फिर प्लाज्मोगैमी होगा, नहीं हुआ तो यहाँ पे स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम अपना जिंदाबाद, स्पोरेंजियम बनेगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा, तब तक होगा जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगा। फिर ये ब्रास्ट कर जाएगा,
ब्रस्ट करने के बाद बहुत सारे स्पोर्स निकलेंगे, फिर जर्मिनेट करेंगे, फिर माइसेलियम बनेगा। यही साइकिल चलते रहेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये होता है, जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए ये डायग्राम बना के आए आप, ठीक ना? डायग्राम समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़े, चलिए। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। 4 एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक। पहले तो फाइकोमाइसिटीज के बारे में बात करते हैं। ये क्या होते हैं? ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। ये लोअर होते हैं, ये लोअर फंगी कहलाते हैं, ठीक। लोअर फंगी कहलाते हैं ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। अब कहीं पे कोई पेड़ नदी में गिर गया, ठीक ना, या फिर कहीं पे गिर गया, वो पानी में सड़गल रहा है, तो वहां पे क्या होते हैं, ये फाइगोमाइसोसिस पहुंच जाते हैं, ठीक। उसके बाद फिर कोई वुड है, बहुत सारा बारिश हुआ, वो वुड रखा हुआ था जंगल में, पानी वहां पे जम गया, वुड वहां पे अब सड़गल रहा है, तो वहां पे ये पहुंच गए। इनके माइसेलियम कैसे होते हैं? एसेप्टेट होते हैं और सिनोसाइटिक होते हैं, बस इसी के होते हैं सिनोसाइटिक, ठीक। बाकी सबके तो सेप्टेट टाइप होते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किससे? जूस्पोर से। अगर वो चल फिर पा रहे हैं तो जूस्पोर से। इनमें फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए जूस्पोर्स में, या नहीं तो स्पोर्स से होते हैं, ठीक। इनका कुछ कुछ नाम, म्यूकस, राइजोपस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एल्ब्यूगो वगैरह याद रखिएगा इसका, और एग्जाम्पल लास्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगा। एस्कोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं, इनको हम लोग सैक फंगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सैक फंगी भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, ठीक। अब ये होते हैं कॉर्पो सॉरी कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस, ये तो नया नाम सुन रहे हैं, ठीक। जहां भी ये कॉप्रो आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक ना। एक्सक्रीटरी वेस्ट यानी कि काऊ के डंग में, मतलब कि गोबर जो होता है, गोबर, आप अगर, अपन तो देसी है, ठीक ना, अपन ऐसे भी गांव गांव में, मेरा तो घर ऐसा ही जगह है जहाँ पे आप गोबर वगैरह बढ़िया से देख सकते हैं, ठीक ना। तो गोबर को कभी ध्यान से देख, 2-3 दिन का रखा हुआ गोबर या फिर कुछ हफ्ते का रखा हुआ, उस पे फंगस जम जाता है ऊपर में, व्हाइट कलर का, ठीक ना। वही होता है ये, ठीक। कॉप्रोफिलस होते हैं ये, जहाँ पे गोबर वोबर रखा हुआ है, बहुत दिन तक रखा हुआ, वहां पे जमते हैं। अब आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा कि नहीं सुना होगा पता नहीं, लेकिन कॉप्रोफैगस सुना होगा, जो कि अपने ही एक्सक्रीटरी वेस्ट को खाते हैं। एग्जाम्पल 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 रैबिट, कॉप्रोफैगस। जहां भी कॉप्रो दिखे, रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी वेस्ट। समझ में आ रहा है बात? ठीक। माइसेलियम कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। ब्रांच्ड माइसेलियम होता है, यानी कि बहुत सारा माइसेलियम होगा, ठीक। ब्रांच्ड होगा, उसमें ब्रांचिंग होगा। इसके अलावा सेप्टेट होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो कोनिडिया से होगा, दिखाया था मैंने कोनिडिया कैसा होता है। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो वही फ्रूटिंग बॉडी से होगा, जैसा फ्रूटिंग बॉडी स्लाइम मॉल्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। स्पोरेंजिया का, ठीक। और इस फ्रूटिंग बॉडी का एक नाम है, ये नाम पूछा गया है, ठीक। तो इस नाम को आप लोग याद रखिएगा। एस्केरोक्रैप्स कहते हैं इसको, सॉरी, क्रैप्स बोले, कार्प्स कहते हैं, एस्कोकार्प्स, ठीक। एस्कोकार्प्स आप नाम याद रखिएगा। इसका 1-2 एग्जांपल्स हैं जो कि थोड़ा सा फेमस है। न्यूरो स्पोरा, एस्पेरिगस, ठीक। ये सब याद रखना है आपने। इसके बाद फिर बेसिडोमाइसिट्स, ठीक। इसको क्लब फंगी भी कहते हैं। इनका भी जो माइसेलियम होता है वो ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है। सेप्टेट होता है यानी कि इसमें वॉल्स होंगे, ठीक ना, पोरस वॉल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें फ्रेगमेंटेशन से होता है, यानी कि बॉडी पार्ट डिफरेंट फ्रेगमेंट में टूटता है। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि और कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म आपको याद आ रहा है, कॉमन सा नाम, ठीक, जो कि फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। कमेंट करके बताइए। इसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सोमेटिक सेल से होता है। 2 सोमेटिक सेल मिलके क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, इसमें एक्सेप्शन है, इसीलिए एक्सेप्शन पे ज्यादा ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट पे ज्यादा ध्यान रखना है। सोमेटिक सेल मिलके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसको बेसिडियम कहते हैं, ठीक ना। एसेक्सुअल
स्पोर्स जो होता है इसमें नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, या तो वेजिटेटिव होता है या फिर सेक्सुअल होता है। बेसिडोस्पोर्स जो फॉर्म्ड होते हैं वो वही फ्रूटिंग बॉडी जो कि इस टाइप का मैंने आपको बताया था जब हम लोग स्लाइम मॉल्ट्स पढ़ रहे थे। इस टाइप का फ्रूटिंग बॉडी में होता है, इसी के अंदर स्पोर्स जमते हैं, ठीक, बहुत सारे, ठीक। तो इसी फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिडोकार्प्स कहते हैं, ठीक। एगेरिकस एक नाम याद रखिएगा, मशरूम जैसा ही होता है, ठीक। पुनिकिया नाम याद रखिएगा, पुशीनिया, ठीक। आगे बढ़े। अब अगला है ड्यूटेरोमाइसिट्स, ठीक ना। इसके बारे में हम अभी रिसर्च बहुत हद तक नहीं हुआ है, ठीक। इसके बारे में अभी तक स्टडी किया जा रहा है बहुत डिटेल, ठीक। अभी जो नोन इसका रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल फेज और वेजिटेटिव फेज ही शो कर पा रहा है। ये फंगी इनपरफेक्ट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि अभी तक इस पे कुछ खास रिसर्च किया गया है तो कुछ खास पता चला नहीं है, ठीक। इनका भी माइसेलियम जो होता है, ये भी हायर एल्गी है, ठीक ना, ये हायर एल्गी है। इनका भी माइसेलियम सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, और ये भी सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, ठीक। कुछ कुछ नाम जो है लोअर फंगी का आप याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, राइजोफस, म्यूकर, ठीक। पाइथियम, इसी का पाइथियम का ही जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। सैक फंगी का आप याद रखिएगा, एस्ट, स्पेरिगस, उसके बाद फिर पेनिसिलियम, ठीक। और इन लोगों का जो क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन वो कोनिडिया से होता है, कोनिडिया स्पोर फॉर्मेशन से होता है। उसके बाद फिर आप एगेरिकस याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद फिर आप ट्राइकोडर्मा याद रखिएगा, फुसेरियम याद रखिएगा, ठीक। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है क्लब फंगी और फंगी इनपरफेक्ट का, ठीक। तो आज का जो फंगी का किंगडम था यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्म्स ऐसे हैं नए हैं, कुछ टर्म्स मैंने ऐसे बताए हैं जो कि मे भी स्लाइड में लिखा हुआ ना हो, ठीक। अब चीजें रिलेट होती हैं तो चीजें याद आने लगती है, ठीक ना। सब चीज को आप एक ही वीडियो में या फिर आप एक ही बार में बता या लिख नहीं सकते, ठीक ना। नोट्स अपनी जगह है, आपको अब चीजें याद आ रही हैं तो आप रिलेट कर करके बता रहे हो उसको, ठीक। अगर आप ध्यान से नहीं सुनिएगा और नोट्स नहीं बनाइएगा तो ऑब्वियसली ये सेशन उतना फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए जितना होना चाहिए, ठीक। आप इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लें। अगर समझ नहीं आया तो स्लाइड्स को फिर से देखें, ठीक। और आपका जो इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पे सेंड कर दूंगा। और आप अगर आप लोग को ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, थोड़ा सा लाइक वाइक कीजिए, व्यूज बढ़ाइए, जिससे कि आगे वाला टीचर थोड़ा सा मोटिवेट हो, ठीक ना। थैंक यू।